हेलो मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर लास्ट वीडियो, लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पूरे कंप्लीट किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिलेगी। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मत सोचना फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, नहीं हुआ है। A to Z कोई भी टॉपिक अपनी NCERT से उठाओ, वो मैंने कवर कराए हैं। इवन दो मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो लाइफ टाइम को काम रहेंगे, काम में याद भी रहेंगे। साथ साथ कल को आप कोई भी उसमें से चैप्टर उठा लो, चाहे मार्केटिंग पढ़ो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, जो आपको हायर क्लासेस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे, मैंने उनको आपका बेस बनाने के लिए पूरा खोल दिया है। ऑलराइट, आज का चैप्टर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके रिलेटेड हमको बात करनी है कि हाँ भैया, जो बिजनेस है उसका जो मेन स्टेक होल्डर है वो है कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट ने और कंज्यूमर्स ने ऐसा क्या किया है ताकि वो प्रोटेक्टेड फील करें, ताकि वो प्रोड्यूसर्स की कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से वहाँ से बच पाएँ और अपने आप को बेटर पोजीशन पर रख पाए। ऑलराइट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। इवन मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक रिवीजन बैच भी मैं लेके आऊँगा, जिसके अंदर 30 डेज़ के अंदर मैं आपका वापस सिलेबस ख़त्म करूँगा। लेकिन उस बैच के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इस वीडियोज़ को देख के आना। अभी जैसे कि अगर आपका चैप्टर टोटल 200 पेजों में पूरा आपका बिजनेस स्टडीज़ खत्म हुआ है, उस समय जब रिवीजन के अंदर हम आएंगे, रिवीजन बैच में, उस समय हम कोशिश ये रखेंगे अपनी कि मेजर पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा जाए। ऑलराइट, सो एक छोटा सा इंट्रो और उसके बाद हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका रीज़न सुनो। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान दुनिया में है, वो एक किस्म से कंज्यूमर तो है ही है। हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट तो लेते ही हैं। ऑलराइट, अब कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, क्या वो प्रोडक्ट सेफ़ है, क्या वो हजार्डस नहीं है, क्या वो अनअडल्ट्रेटेड नहीं है, क्या उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इन सब के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। ऑलराइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, ठीक है, जिसके अंदर 1986 में जिसको लाया गया था और उसको अब 2019 में अमेंड करके भी बेटर किया गया है। 1986 के अंदर एक मेजर इशू क्या था कि उसके अंदर कोई भी इंसान अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऑनलाइन अगर आप सामान खरीदते हो या कहीं आप लोग इंटरनेट के थ्रू सामान मंगवाते हो, आपको कंज्यूमर नहीं कंसिडर किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन जब 2019 में आया, उस समय ना इसके अंदर सबसे पहले ये डाला गया कंज्यूमर कौन है। जो बंदा कोई सामान प्रोक्योर करता है कहीं से भी, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे वो ऑफलाइन ले, वो कंज्यूमर माना जाएगा। ऑलराइट, बट जो सेकेंड हैंड गुड्स लेते हैं उनको कंज्यूमर नहीं माना जाता है, ये याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फ़ोन लिया, आई एम अ कंज्यूमर। क्या मैंने फ़ोन दूसरे बंदे को बेचा, सेकेंड हैंड गुड्स के अंदर डीलिंग करना, वो माना नहीं जाता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अमेंडमेंट के बाद ये चेंज तो आई। तो सर एक्ट लाया है क्यों? देखो, होता क्या था, बिफोर ये सब स्टार्ट हुआ, पहले माना जाता था कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर का मतलब है जो बायर है ना वो कॉशियस रहे, लेट द बायर बी अवेयर। बी वेयर का मतलब होता है कॉशन में रहे, कि उसको ना इतना होना चाहिए कि हाँ भैया, सोच समझ के सामान ले, क्वालिटी, ठीक है, ये सब चीज़ों को उसको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जो सिनेरियो बदल गया, आज के टाइम पे कहा जाता है कि कैवेट वेंडिटर। वेंडिटर का मतलब है लेट द सेलर बी अवेयर, क्योंकि सेलर्स को बताया जाए कि जो भी तुम प्रोडक्ट लाओगे उसकी अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कोई डिफेक्ट हुआ, कोई डेफिशिएंसी हुई, आपकी सर्विस में कोई दिक्कत आई ना, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है। आपका प्रोडक्ट जो है हम लोग कोर्ट में लेके जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हमें फेस हुई, हम आपको कोर्ट तक लेके जाएंगे और वहाँ से हम अपनी कंपनसेशन लेंगे अगर कोई हमें दिक्कत आती है। तो आज के टाइम पे सेलर को सोचना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसने सोसाइटी में घूमना है और उसका मेजर स्टेक होल्डर कौन है? कंज्यूमर। अगर उसको हर्ट हुआ, अगर हमारा प्रोडक्ट उसने एक्सेप्ट नहीं किया अच्छे से, तो हमारी कंपनी है बंद हो जाएगी, हमारी बिजनेस फर्म ठप हो जाएगी। ऑलराइट, ये टाइम चल रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं भी कंज्यूमर, आप भी कंज्यूमर, आप भी कुछ लोगे, मैं भी कुछ लूँगा, सारी बातें तो वही चल रही हैं। अब होता क्या है,
जो बाहर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, उनको दिक्कत आया। उनको क्या दिक्कत है, सबको चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो प्रॉफिट के पीछे भागते भागते ना वो लोग कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे आ जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को हर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें, फॉर एग्जाम्पल वो अडल्ट्रेटेड गुड्स हमें बेच दें, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे गुड्स जिसकी वजह से जिसमें डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसीज जो इतनी अच्छी नहीं दे पाई, सर्विसेज जो इतनी अच्छी नहीं दे पाए उनमें डेफिशिएंसी रह गई, ठीक है, उसके साथ ओवर प्राइसिंग कर देते हैं। आज हम रोज़ रेलवे स्टेशन पे देखते हैं कभी ओवर प्राइस ले रहा है, कभी हम देखते हैं कोई दुकानदार जो ओवर प्राइस कर रहा है सामान को, ये सब हो रहा है। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी लाया गया। ऑलराइट, इसका बेसिक एम ये नहीं है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ उनको एजुकेट करना है उनके राइट्स के बारे में, जो से राइट्स हमको दिए गए हैं कंज्यूमर को, कि उसको भी वो यूटिलाइज कर सके। उसके साथ साथ कोई लीगल पावर्स कंज्यूमर एसोसिएशंस के लिए बताया गया है कि हाँ भाई कंज्यूमर एसोसिएशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो बिजनेस एसोसिएशंस है हमारे, जैसे कि चेंबर ऑफ कॉमर्स है हमारे यहाँ पर, CII है, इन सबको थोड़ा सा और पावर दी जाए कि हाँ भाई तुम लोग सेलर्स के लिए कोई ऐसे रूल्स बनाओ ताकि वो लोग भी ठीक रहें। उसके साथ साथ कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जैसे स्टेट पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है और नेशनल कमीशन है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हो अगर आपको कोई इशू लगता है। यही लिखा हुआ है मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर इस चैप्टर की, कि ईच वन ऑफ अस इज अ कंज्यूमर इन वन वे और अनदर। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एन अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, बट अ वेरी फ्यू कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। बहुत कम कंज्यूमर्स को पता है कि हमारे को ये 6 राइट्स मिले हैं। ऑलराइट, ये दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से, जो रिप्लेस करके आया 1986 को, जो आपको मैंने बताया अमेंडमेंट हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन मंगाते थे उनको कंज्यूमर नहीं माना जाता था। 2019 के बाद माना जाना शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड अ लीगल प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर। हुआ क्या, क्यों किया गया है, क्योंकि हर किसी को मार्केट साइज प्रॉफिट के ऊपर है प्रोड्यूसर को, तो वो लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे आ जाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं वो, जैसे कि अडल्ट्रेशन करते हैं, अनसेफ प्रोडक्ट्स देते हैं, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग देते हैं, होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ पे इशू आता है, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, वो उसको चॉइस नहीं मिलती है, वो कंज्यूमर इतना हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मिसलीड हो जाता है एडवर्टीजमेंट। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आया गया ये। इससे पहले जो फिलॉसफी थी वो कहती थी सेलर मार्केट है, कैवेट एम्प्टर है, लेट द बायर बी वेयर। लेकिन अब के टाइम पे क्या है, कंज्यूमर जो है उसको किंग माना जाता है, इसलिए कैवेट वेंडेटर आ गया हुआ है, लेट द सेलर बी वेयर, ये कंसेप्ट आ गया अब। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हम पढ़ेंगे इसके पहले वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको चैप्टर में इजी रहे समझना। सबसे पहले कंप्लेंट का मतलब तो आपको पता है, कोई भी रिटर्न टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप डिपॉजिट कराते हो विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT होता है, विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्ट इन गुड्स, ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस, सीरियस इंजरी टू लाइफ। राइटिंग में अगर आपने कोई दिया है किसी ऑफिशियल को, वो कंप्लेंट की जाती है। और कंप्लायंट कौन होता है, जो बंदा कंप्लेंट करता है, चाहे वो सिंगल कंज्यूमर हो, मोर देन वन हो, कंज्यूमर एसोसिएशन हो, कोई माइनर हो, कोई आपका गार्डियन आपके लिए कंप्लेंट करता है, आपके मतलब आपकी सपोर्ट में कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ है, वो सब कंप्लायंट माने जाते हैं। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद स्परियस गुड्स होते हैं जिनको फॉल्सली क्लेम किया जाता है ये अच्छे हैं, फिर फॉल्स उनको प्रमोट किया जाता है, होते हैं वो इन्फीरियर है लेकिन उनको सुपीरियर दिखाया जाता है। उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है, देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देना कि हाँ भाई ये गुड्स अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना, ये इनके फॉल्स उनके लिए हमने एडवर्टीजमेंट्स दी, उसकी बात करता है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि आप लोग ना सामान को होल्ड कर रहे हो और मार्केट में सामान भेज नहीं रहे हो, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग होता है एक वर्ड, HOARDING, लिखा होगा मैंने शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, होर्डिंग। आप लोग सामान को होल्ड कर लेते हो और अपने पास स्टोर कर लेते हो, ताकि कल को जब ये इसकी शॉर्टेज होगी ना प्रोडक्ट की, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपने चावल को रोक लिया, ठीक है ना, आपके पास चावल पड़े हैं 100 किलो, अभी कोरोना लॉकडाउन था ना, चावल वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, उस समय क्या होता, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। जिन्होंने अपने पास सामान छोड़ के रखा हुआ ना संभाल के, वो लोग अगर मार्केट में 60 रुपये किलो मिल रहा होगा ना चावल, वो लोग उस समय मजबूरी के अंदर 120 रुपये किलो बेचेंगे ताकि उनको फ़ायदा हो। इस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए आया गया, ठीक है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर के अंदर क्या होता है, फॉल्स क्लेम करना, रिस्ट्रिक्टिव के अंदर होता है अपने फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस को रोक दिए ताकि उसकी वजह से आपको फ़ायदा हो, उसकी शॉर्टेज हो, प्राइस बढ़े और आपको फ़ायदा हो जाए। उसके बाद डिफेक्ट और डेफिशिएंसी में क्या फ़र्क है, जब भी मैं किसी गुड की बात करूँगा,
कि प्रोडक्ट की बात करूँगा, तब मैं उसके डिफेक्ट ढूंढूंगा कि हाँ पे कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, जिसकी वजह से फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है किसी गुड में, तो मैं बोलूँगा डिफेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सर्विसेज में डिफेक्ट नहीं होता, सर्विसेज में आती है डेफिशिएंसी, कि हाँ भाई कोई फॉल्ट आया है, किसी ने अच्छे से सर्विस नहीं दी आप लोगों को, आप बोलोगे इसकी सर्विस में डेफिशिएंसी थी, इसने हमें अच्छे से केटर नहीं किया हमारी नीड्स एंड सर्विसेज को, नीड्स एंड वांट्स को, इसका मतलब इसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है। क्यों है? क्योंकि उसने कोई नेग्लिजेंस की है, ओमिशन की है, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है, हम लोगों को रोक के रखी है, जिसकी वजह से हमें कल को इंजरी हो गई है। इंजरी क्या होता है? कोई हार्म वगैरह होना, इलीगली कॉस्ट टू अ पर्सन, कि यहाँ पे चाहे बॉडी पे हो, चाहे माइंड में हो, चाहे वो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पे हो आपकी। उसके साथ प्रोडक्ट क्या? एनी आर्टिकल, रॉ मटेरियल जो आप मार्केट में बेचते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं। सेलर है जो सामान बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट करता है, वो सब सेलर है। और लास्टली प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्या होती है कि हर मैन्युफैक्चर को, कोई भी मैन्युफैक्चर होगा, उसको कोई दिक्कत, उसका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड हो जाता है या उसकी डेफिशिएंसी आती है सर्विसेज के अंदर ना, उसकी वजह से अगर किसी बंदे को हार्म पहुंचा है, किसी बंदे को नुकसान हुआ है ना, उसको कंपनसेट करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। जब कंपनसेशन जो होती है ना, देते हैं हम लोगों को प्रोडक्ट के खिलाफ, कि प्रोडक्ट खराब निकला हमारा, उसके बदले हम कंपनसेट करें, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये याद रखना वर्ड्स को। ऑलराइट, अब हम आते हैं चैप्टर पे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आपको याद करना 1986 में आया था पहली बार, 2019 में इसको अमेंड किया गया है। ये अमेंड है। अमेंड का मतलब है चेंजेस लाए गए हैं, बदलाव लाए गए हैं। एक तो चेंज आपको मैंने बता दिया, और भी काफ़ी चेंजेस थे। इसकी वजह से प्रोटेक्ट होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है उसके इंटरेस्ट को, ताकि उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उसकी ज़िंदगी के साथ, वो चीज़ के बात करता है। उसके साथ से ये राइट्स की बात करता है कंज्यूमर की, उन राइट्स को मतलब कि कैसे देना हम लोग, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव आता है, उसको हमने रिड्रेस करना है कि उसके वापसी करो आप लोग, भैया ये ख़राब निकला है, ये चेंज करो इसको, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है ना। इस चीज़ की बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके साथ साथ ये एजुकेट करने की बात करती है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको और नॉलेज आए, उनको और अच्छे से समझ आए, और अच्छे चॉइसेस मिले। तो वैसे ही ये बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि हाँ भाई ये याद रखना, ये ऑल ऑफ इंडिया और ऑल टाइप ऑफ बिजनेस पे एप्लीकेबल है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। हर एक स्टेट, हर एक यूनिट टेरिटरी में ये चलता है। ऑलराइट, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, वाइड स्कोप है, एजुकेट करना कंज्यूमर्स को, साथ ही साथ एक जुडिशरी मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। इसने कोई कमीशंस बनाई है डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे और नेशनल लेवल पे, ताकि कंज्यूमर जाए उधर, अगर कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, उधर लेके चल जाए, उसको ले आए बंदे को, सेलर को, कि हाँ भैया सर इसने ये डिफेक्टिव गुड दिया और ये मेरे को कंपनसेट नहीं कर रहा है, ये मेरे राइट्स को वायलेट कर रहा है, आप इसको पकड़ो। फिर कंज्यूमर कोर्ट डिसाइड करेगा। ऑलराइट, ये सब कुछ दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको। जुडिशियल मशीनरी भी दी है। साथ ही साथ इसने बोला कंज्यूमर एसोसिएशंस बना लो भाई, तुम लोग आपस में ग्रुप बना लो, अगर तुम्हें दिखता है किसी से कुछ गलत हो रहा है, तुम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हो, कि हाँ भाई उसकी सपोर्ट में आ सकते हो जिसके साथ गलत हुआ है, उसको भी अपने पास ज्वाइन करो, जाओ कंज्यूमर कोर्ट, उसके बिहाफ पे कंप्लेंट आप करो, यहाँ पे इसके साथ गलत हो रहा है कंज्यूमर के साथ। ये सब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है। और उसने कंज्यूमर को डिफाइन कैसे किया है कि कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड, कि उसने पे कर दिया या प्रॉमिस किया, या उसने आधा पे किया, आधा उसने बोला मैं देखो 2 महीने बाद दे दूंगा, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, की फ्यूचर में पैसे देने से, फाइनेंस वगैरह ले लो आप लोग। कंज्यूमर वो इंसान है। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। पहले के टाइम पे ये जो ऑनलाइन है ना, ये 2019 के अंदर ही हुआ है। बिफोर, इससे पहले सिर्फ 1986 में हम लोग ऑफलाइन कंज्यूमर जो सामान खरीदता है उसको मानते थे कंज्यूमर, ऑनलाइन वाले को नहीं मानते। मैं अमेजोन से कुछ सामान मंगाता हूँ, वो कंज्यूमर नहीं हूँ मैं, अब मैं माना जाता हूँ आफ्टर 2019 एक्ट। ऑलराइट, एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और अवेल सर्विस फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, सेकेंड हैंड बेचो, रीसेल करने के लिए बेचो, उसको कंज्यूमर नहीं माना जाता, ये याद रख लेना। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? सबसे पहले ये तो अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस है हमारे बिजनेस वालों को, उससे तो हमें बचाएगा, लेकिन कैसे बचाएगा? जो एडल्ट्रेटेड गुड्स वो बेचते हैं उन लोगों को, उधर से बचाओ, ठीक है ना। अनएडल्ट्रेटेड गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर सब्सटेंस डाल के कोई प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि कोई बल्ब बनाने में जो फिलामेंट लगाया ना, वो इतनी लो क्वालिटी का लगाया, वो सब, तो इन चीज़ों से बचाना। दूसरा, काउंटरफीट गुड्स से बचाना, कि हाँ भाई आपने लेसर वैल्यू का प्रोडक्ट बेचा है रियल प्रोडक्ट से, तो आपने दिखाया ओरिजिनल शूज़ था, भेज आपने नकली जूता दिया, फर्स्ट कॉपी भेज दिया, वो। उसके बाद सब स्टैंडर्ड गुड्स से बचाता है, कि जो गुड्स जो क्वालिटी को नहीं मेंटेन करते हैं,
वो सब नहीं बेच सकते आप लोग, उससे बचाता है ये कंज्यूमर्स को। उसके साथ साथ डुप्लीकेट गुड्स से बचाता है कंज्यूमर्स को। उसके साथ साथ माल फंक्शनिंग वेट से, जैसे हमने होता था पहले, क्या होता था कि छोटे छोटे पत्थर चुंबक चिपका देते थे लोग वेट मशीन के साथ, कि हाँ भाई 50 ग्राम का, 60 ग्राम का, कि इसकी वजह से 60 ग्राम की वजह से उनको कि 1 किलो आना चाहिए था, अब 950 ग्राम्स आ रहा है, लेकिन शो 1 kg हो रहा है। इससे बचाता है हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि तुम फॉल्स वेट्स नहीं यूज़ कर सकते। उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्कार्सिटी होती है प्रोडक्ट्स की। उसके साथ साथ ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते तुम लोग, एमआरपी से ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। सप्लाइंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, यहाँ से बचाता हम लोगों को। एडवर्टीजमेंट दैट्स आर मिसलीडिंग, कि हाँ भाई अगर तुम लोग झूठी ऐड दे रहे हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट सुपीरियर है बट असली में वो इन्फीरियर है, वहाँ से बचाता कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज, कि हाँ भैया जो कंडीशंस आपने बोली थी वैसी तो आपने दी नहीं मुझे, वहाँ से ही बचाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, अब कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, एक हम पढ़ेंगे अब कंज्यूमर से, एक पढ़ेंगे बिजनेस से। कंज्यूमर वाला 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो बिजनेस वाला है वो 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंज्यूमर सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोर करता है। बड़ी चीज़ें क्या है, मैक्सिमम कंज्यूमर्स को अपनी राइट्स के बारे में नहीं पता है, वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है भाई मेरी बात सुनो, चाहे तुम्हारा नुकसान 100 का क्यों ना हुआ हो, चाहे तुम्हारा नुकसान 10,000 का क्यों ना हुआ, लेकिन तुम लोग इग्नोर नहीं करो, इनको पकड़ो, हमारे पास लेके आओ ताकि ये चीज़ें हटे। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस। दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, ये कंज्यूमर्स है ना वो आजकल के टाइम, पहले क्या था अनऑर्गेनाइज, अब तो कंज्यूमर एसोसिएशंस बन गई है जो उनको एजुकेट करते हैं, उनको राइट्स के बारे में बताती है, उसके साथ साथ उनको नॉलेज देती है कि तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत है तुम कोर्ट में केसेस करो, लीगल हम एडवाइस देंगे तुम लोगों को। उसके साथ साथ नहीं तो तुम्हारे बिहाफ पे हम कर देते हैं भैया, तुम मत सामने आओ, ये सब भी होता है। और लास्टली वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, कि अगर कंज्यूमर्स को अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से या अडल्ट्रेटेड गुड्स दे रहे हो आप लोग, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप लोग ओवर प्राइसिंग कर रहे हो, आप लोग फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हो, इस सब से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको बचाता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तीनों याद रखना। ऑलराइट, फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो सबसे पहले बिजनेस वालों को ना, उनको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस काम आता है। जो बिजनेस अच्छे हैं ना उन लोगों को सबसे बड़ी बात यही है कि जो एनलाइटेड बिजनेसेस है ना, उन्होंने समझ लिया कि अगर हमने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। आप लोग उसको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो लोग ये चीज़ अच्छे से कर रहे हैं वो आज तक बने हैं। जो लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो लोग अपने आप को मतलब कि चीज़ों को इन्फीरियर को चीज़ों को सुपीरियर दिखाते हैं ना, वो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में नहीं चलते हैं। उसके लिए बात करता है कि हाँ भैया जो कंज्यूमर सेटिस्फाई है वो रिपीट सेल्स लेगा, उसके साथ हमारे लिए वो अच्छी पब्लिसिटी भी कर देगा, खुद ही बोल देगा ये प्रोडक्ट अच्छा था। उसके बाद बिजनेसेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो इसका मतलब बिजनेस का हक बनता है कि वो सोसाइटी को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें उससे। क्योंकि अगर आप हमारी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो आप भी अनएथिकल चीज़ें नहीं प्रोवाइड करो, अनअडल्ट्रेटेड चीज़ें हमें प्रोवाइड करो, चीज़ें जो अच्छी क्वालिटी में वो प्रोवाइड करो। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आजकल देखो बिजनेस को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, CSR बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है इसके अंदर ना, देखो बिजनेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के। एक तो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, एक कस्टमर्स हैं, एक उसके सप्लायर हैं, एक जो सोसाइटी है वो है, एक गवर्नमेंट है। इन सबको उसको खुश रखना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो मेजर बंदा है वो तो कंज्यूमर ही है ना यार, क्योंकि ये चलेगा, ये सामान खरीदेगा तभी एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, तभी वो लोग सप्लायर को पैसे दे सकते हैं, तभी लोग सोसाइटी को अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, तभी वो गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कंज्यूमर को सेल करना, उनको सर्विसेज देना, हु आर ऑल्सो स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस एंड देयर इंटरेस्ट हैज़ टू बी वेल टेकन केयर ऑफ, ये याद रख लो। उसके साथ मॉरल जस्टिफिकेशन करना कि इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। उनकी है ड्यूटी भाई, है अवॉइड नहीं कर सकते वो चीज़ को, कि यहाँ पे उनको डिफेक्टिव चीज़ें दे दो, उनको डेफिशिएंसी इन सर्विसेज दे दो, उनको एडल्ट्रेटेड गुड्स दे दो, पुअर क्वालिटी दे दो, ओवर चार्ज प्राइस करो, फॉल्स एडवर्टीजमेंट दो, ये चीज़ें नहीं करो। ये करोगे तो तुम्हारी जो मॉरल जस्टिफिकेशन है वो हट जाएगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि अगर अब बिजनेस इज एंगेज इन फॉर्म एक्सप्लोटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर उसको लगता है कि अब वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है ना, गवर्नमेंट खुद ब खुद आती है और इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट बोलती है भाई साहब इधर आओ, क्या कर रहे हो
या आप देखो कभी कभी गवर्नमेंट छापे मारती है आजकल, देखो कैसे हमको सुनाई देता है कि गवर्नमेंट ने वहाँ रेड किया है, वहाँ पर उनको कीड़े दिखे हैं। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एग्जाम्पल, बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो मिठाइयों का ब्रांड है, बहुत बड़ा, XYZ कोई भी ले लो, बहुत मिठाइयाँ देता है वो, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसकी सेल्स अच्छी हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक कस्टमर को एक दिन उधर देखा उसने कि वहाँ पर चूहे छोटे छोटे घूमते हैं, माइस रैट्स वहाँ घूमते हैं। उन्होंने उसकी वीडियो ऑनलाइन डाल दी, क्या होगा, उस बंदे की रेपुटेशन ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगी। ये सब जो है ना, उस समय गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी तुम पुअर क्वालिटी दे रहे हो, गवर्नमेंट खुद इनवाइट हो जाती है कि बोलती भाई साहब ये तो आपने क्या किया है, यहाँ पर काम आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इमेज ऑफ द बिजनेस खराब होगा। तो बिजनेस को खुद ही वॉलंटियरली, मतलब कि खुद ही अपने से ही अच्छी प्रैक्टिसेस करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट भी देखे दूर से बोले कि नहीं, और कंज्यूमर भी खुश रहे, सेटिस्फाई रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नीड क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, व्हाट इज द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो सबसे पहले फिजिकल सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, वो ज़रूरी है कि कंज्यूमर जो है फिजिकली सेफ रहे। उसके साथ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। CSR जो आपको बता रहा था मैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर प्राइसेस दो उन लोगों को, कंज्यूमर खुश रहे, सारे लोग खुश रहे। उसके साथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के काम आता है, सोशल जस्टिस और सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ये क्वेश्चन है सावधान इंडिया, 6 नंबर का लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ये मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बताना शुरू कर दिया मैंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में। 6 किस्म की राइट्स हैं कंज्यूमर की जो एग्जाम में पूछी जा सकती। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस 90% ये क्वेश्चन आएगा आपको इस चैप्टर में से। बाकी 10% बाकियों में छोड़ देते हैं, जिसमें से ये जो आपको मैंने बताया ना इंपॉर्टेंस का आप ले लो, इंपॉर्टेंस के 5 मार्क्स, 5 मतलब कि 5 ये लेके चलो, 5% चांसेस इसके हैं, 90% चांसेस उसके हैं। सो अब कंज्यूमर की राइट्स क्या है, सबसे बड़ा राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने जो हमें दिया है, एक था राइट टू सेफ्टी, कि कंज्यूमर्स को ना आप सेफ प्रोडक्ट्स दो। इसके ऊपर मैंने स्पेशली एग्जांपल लिखा हुआ है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, वो लोग ऐसा गुड ना उठा लें जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी में बात आ जाए। सबसे पहले कंज्यूमर जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले, वो देखे कि वो ISI मार्क्ड है या नहीं है। अगर वो ISI मार्क्ड है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी जो है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो सब स्टैंडर्ड का नहीं यूज़ हुआ, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। तो राइट टू सेफ्टी, द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल electric appliances which are manufactured with substandard products are or do not conform to the safety norms might cause serious injury। तो कंज्यूमर को बता दिया जाए कि ISI मार्क चीज़ें लो, वो एश्योरेंस है प्रोडक्ट्स की, ताकि वो अच्छे क्वालिटी से बने हैं। राइट टू सेफ्टी। दूसरा है राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू एश्योर्ड का मतलब यह है कंज्यूमर को फ्रीडम है भाई, वो इतनी वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस में से कोई अपना प्रोडक्ट चूज कर सकता है। टूथपेस्ट 100 किस्म की टूथपेस्ट है, सोप 100 किस्म का, 100 किस्म का सोप है, मोबाइल फोन्स 100 किस्म के हैं भाई। मैं कह रहा हूँ आपको, हर एक मॉडल के अंदर, हर एक जिस कंपनी के 2000 मॉडल निकालते हैं वो फ़ोन के, वो कंज्यूमर पास एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस है जिसमें से वो चूज़ कर सकता है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में। मार्केटर्स शुड ऑफर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एंड अलाउ कस्टमर टू मेक चॉइस फ्रॉम अमंग्स दीज। कि ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया, वाइड वैरायटी दो, चॉइस दो उन लोगों को। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हर एक कंज्यूमर के पास एक राइट टू बी इंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। इन्फॉर्मेशन मतलब कि उस कंज्यूमर को सब कुछ बताना, अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, जो आपको बता रहा था ना मैं लेबल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जो मैं आपको बता था ना लेबलिंग होती है, वो क्यों है कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उसको पूरी मिल जाए कि हाँ भाई डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कब हुआ है, प्रोडक्ट बना कब है, उसका एक्सपायरी कब है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, वेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, सब कुछ लिखा होना चाहिए। तो कंज्यूमर को ये हक है जानने का भाई, ज़रूरी है। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है किसी सप्लायर के खिलाफ, उस बनता है उसकी बात सुनी जाए। उसके लिए डिफरेंट कमीशंस बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट पे और नेशनल पे, जो उधर कंज्यूमर की बात सुनी जाती है। राइट टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, अगर कोई देखो
आप किसी गाड़ी का अपनी किसी कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की आपने कंपनी में सर्विस करवाई, सर्विस करवाने के बाद वो क्या बोलते हैं, कस्टमर की रेटिंग मांगते हैं, या कभी कभी वो फीडबैक फ़ोन करते हैं कि हेलो सर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी तो हमें आप 10 में से पॉइंट्स दे दो, ये सब पूछते हैं ना वो लोग। ठीक है, अगर आप डिससेटिस्फाइड हो ना तो वो आपको बोलते हैं सर क्या हो गया, ऐसा डिससेटिस्फाइड क्यों हो सर, हम आपको और बेटर करके देते हैं सर, ऐसा बोलते हैं वो लोग। वो राइट टू बी हर्ड है, वो नहीं सुना जाता। कंज्यूमर उसका डिससेटिस्फाई निकल गया, अगर वो डिससेटिस्फाई है इसका मतलब वो कहीं और बंदे के पास जाएगा, वो दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट करेगा। उसके बाद राइट टू सीक रीड्रेसल। सीड रीड्रेसल का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट उसका डिफेक्टिव निकला है तो कंज्यूमर का हक बनता है उसको कंपनसेशन मिलना, साथ ही साथ उसका प्रोडक्ट रिप्लेस करके दो, ठीक करके दो, कंपनी का बनता है। ये नहीं है जब प्रोडक्ट ले लिया तो भूल गए, आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको देना ज़रूरी है आप लोगों को, कि उसको रिलीफ देना चाहिए उसको। अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस कोई शॉर्ट हो जाती है एक्सपेक्टेशंस थे, उस समय कंज्यूमर को रिप्लेसमेंट करके दो, डिफेक्ट रिमूव करके दो, कंपनसेशन दो, अगर कोई लॉस हो गया, ये सब करना ज़रूरी है। राइट टू सीक रिड्रेसल। और लास्टली राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंज्यूमर को आज के टाइम पे अगर मार्केट में रहना तो उसको एक एजुकेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई कैसे मार्केट चल रही है, क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी राइट्स पता होने चाहिए उसको, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, कौन सा दरवाज़ा पे वो जाके नॉक करे जब उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, उसको प्रॉपरली एजुकेट करो। और ये सब गवर्नमेंट भी कर रही है अपने हक से। गवर्नमेंट जागो ग्राहक जागो, एक कैंपेन चलाया गवर्नमेंट ने जिससे नॉलेज मिली, ठीक है ना। कंज्यूमर एसोसिएशंस, ऑडियो विजुअल्स, टीवी पे ऐड आती है कि ये प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड जब खरीदते हो तो एंड में बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड मार्केट्स में कितनी तेज़ बता था, वो सब चीज़ें, ये सब क्या एजुकेट करना कंज्यूमर को। ऑलराइट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या, आप एज अ कंज्यूमर आप क्या करो जब आप कोई गुड या सर्विस खरीदते हो, आप उस समय क्या क्या करोगे। सबसे पहले अवेयर रहो कि हाँ भाई उस इंटेलिजेंट बनो, नॉलेज रखो कि क्या प्रोडक्ट वो दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो प्रॉपरली नहीं दे रहा, फिर चूज़ करो। अवेयर रहना ज़रूरी है। दूसरा ये बोलता है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स जिसके ऊपर मार्किंग हो, ऐसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल्स में ISI होता है, फूड प्रोडक्ट्स पे FPO मार्क होता है, ठीक है, ISI होता है, FPO मार्क होता है, ज्वेलरी पे हॉल मार्क होता है ना, हॉल मार्क ज्वेलरी, हॉल मार्क स्टैंप है कि ये ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड मेंटेन रखे हैं। उसके बाद लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स, अगर कोई प्रोडक्ट पे आपको पता है कि हाँ भाई इसको आपने अगर गलत किया, इसके अगर मिसयूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, हजार्डियस है, आप लोग मैन्युफैक्चर की पूरी पढ़ो, उससे देता ना वो सब कुछ कॉपी, अगर कोई इशू आता है आप इस पे से पढ़ के ही यूज़ करो। अगर उधर लिखा कि आप इतना ही यूज़ करो तो आप उतना ही करो, ज़्यादा करोगे इस पे से आग लग जाएगी फिर आप फंसोगे, वो पढ़ना ज़रूरी है। उसके साथ साथ रीड लेबल्स केयरफुली, उसके ऊपर प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब पढ़ो, वो आपका ज़रूरी है लेबल पढ़ना। आपको कोई चिप्स लाते हो, डेट पढ़ रहे हो, आपने खोला खाया, आपने बोला यार क्या है, फिर आपने डेट पढ़ी, यार आप उससे पहले डेट पढ़ लेते ना तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब आपने डेट पढ़ी तब तो आप उसके पास जाओगे ना लड़ने के लिए। उसके बाद असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर टू गेट अ फेयर डील, अपने आप को रोक के रखो ताकि आपको एक फेयर डील मिले। उसके बाद रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, वेस्टेज नहीं करनी है, लिटरिंग नहीं करनी है, खा के सामान फेंकना नहीं है, वो ज़रूरी है। आस्क फॉर कैश मेमो, कैश मेमो का मतलब बिल दो भाई, कल को आपने फ़ोन लिया बिल नहीं लिया, उसके बाद वो बोलेगा भाई मैंने बेचा नहीं था तेरे को, नहीं, बिल जो है प्रूफ की तरह काम करता है। कल को आप जब कोर्ट में जाओगे ना, आप बोलोगे ना सर मैंने इससे सामान खरीदा, ये बिल है उसका, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, वो बंदा वो मना नहीं कर सकता सेलर आपको कि मैंने नहीं बेचा हुआ है, बिल भाई। उसके बाद कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाओ, एजुकेट करो उनका, सेफ गार्ड करो इंटरेस्ट को। बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, कि हाँ भाई लीगल वे में यूज़ करो कि हाँ भैया चूज़ लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। जो अडल्ट्रेटेड गुड्स हैं, जो गुड्स जो आपको हार्म करवा सकते हैं बायर्स को, उसको दूर कर लो। और लास्टली फाइल अ कंप्लेंट, अगर कोई भी शॉर्ट कमिंग दिखती है, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है, कंप्लेंट फाइल करो, नहीं तो कंज्यूमर एसोसिएशन आपके बिहाफ पे करेगा, फाइल कंप्लेंट होनी चाहिए। उसको सबक सिखाना पड़ेगा, जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे ना वो बंदा सबक नहीं सीख सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, दो इसमें से दो के लिए मैं बोलता हूँ आपको, 2% चांसेस हैं इसके आने के लिए। और ये आपको क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, 4 नंबर पे, जिसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 5 पॉइंट याद करने हैं। ये 6 नंबर में भी आ सकता है आपका, लेकिन कंज्यूमर राइट्स जो है वो 6 नंबर पर सबसे ज़्यादा आने वाला चांस होता है। ऑलराइट, आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स याद करने हैं इस क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर हम आते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के,
क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के। सबसे बड़ा तरीका सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है ना, जिनको पता है कि बिजनेस जो हमारा चल रहा है वो कंज्यूमर्स के सर पे चल रहा है, कंज्यूमर्स आर द ओनली वन जो हमारे बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करके देंगे, अच्छे हमारे सेल्स करेंगे, तो हम लोग एज अ गुड एनलाइटेड बिजनेसेस हम उनका ध्यान रखते हैं, हम उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं, गलत नहीं करेंगे उनके साथ, एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे हम लोग, ताकि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएँ इस मार्केट के अंदर राइटफुल मैनर में। ऑल राइट। अगर आजकल तो बिजनेस ने अपने ग्रीवियन सेल बनाया भाई, हर एक ने कंप्लेंट है ना कोई ग्रीवियन सेल में, आप उसके बोल दो कि ये प्रोडक्ट के अंदर या इस बंदे ने आपके हाथ से बदतमीजी की है, वो बंदा फंस जाएगा बेचारा। ये चीज़ भी है। उसके साथ बिजनेस एसोसिएशंस जो आजकल चल रही है, आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एसोसिएशंस है हमारी, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, CII है, ये सारे जो चेंबर्स हैं ना हमारे, ये बिजनेस को पकड़ के रखते हैं भाई, सेलर्स को, उनके लिए गाइडलाइंस निकालते हैं कि तुमने अगर ये चीज़ें की, हम तुमको इधर से हम हमारा लाइसेंस काट देंगे, लाइसेंस तुम्हारा रद्द कर देंगे, तुम अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो। ये चीज़ आ गई। उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं ये लोग, कि आजकल के कंज्यूमर को अवेयर होना ज़रूरी है मार्केट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, सुपीरियर इंफीरियर क्वालिटी के हिसाब से। उनको देखो, आजकल हर एक बंदा जूतों के लिए वीडियो बनाता है कि फेक प्रोडक्ट कैसे पहचानो, वॉचेस के लिए बनाता है कि फेक प्रोडक्ट, आजकल आईफोन फेक आ रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं वीडियोज़ लोग, कि हाँ भाई कैसे पता कर सकते हो आईफोन फेक है या नहीं है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कंज्यूमर को अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि हाँ भाई, तभी कंज्यूमर को अगर राइट्स पता है, रिलीफ पता है, तभी वो वॉइस उठा सकता है। नहीं तो कंज्यूमर बोलेगा मैं ठग गया, मैं फंस चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको अपने राइट्स पता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जागो ग्राहक जाको कैंपेन, उसके कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशंस है जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एजुकेट करने के लिए, उनके लिए वो लोग पैम्फलेट बनाती हैं, उनके लिए एड्स चलाती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर को नॉलेज आए। और लास्टली गवर्नमेंट ने तो एक सिंपल हेल्पलाइन नंबर बनाया हुआ, ये वाला, ये हेल्पलाइन पे फ़ोन करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर लो, वो खुद फ़ोन करेंगे आपको, सर आपको क्या दिक्कत आई थी। गवर्नमेंट वाले खुद आपको इनिशिएट देते हैं कि हाँ भाई इनिशिएटिव, जाओ उस कंज्यूमर के खिलाफ कोर्ट में केस करो, आ जाओ कोर्ट में, इसको लेके आओ, सब कुछ अपना लेके आओ, हम आपको पूरी तरह हेल्प करेंगे। फेक मत कर लेना भाई, लेकिन असली में ऐसी चीज़ भी होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेंटर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रोवाइड किया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। आई गेस ये सेक्शन 19 आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन 19 है इस एक्ट के अंदर। उसके अंदर उन्होंने बोला इस रेगुलेशन अथॉरिटी के बारे में कि अगर कोई ट्रेड अथॉरिटी, अगर कोई बंदा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, ओवर प्राइस चार्ज करता है, सीधे फ़ोन करो, बता दो हमको, हम अपने आप से हैंडल कर लेंगे, अब हमें प्रूफ बता दो, बस आप वीडियो बना लो उस बंदे की, हो जाता है। आए दिन रोज देखते हैं हम लोग वीडियोस पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब ये रीड्रेसल कैसे आएगा सर, ये रीड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंज्यूमर लॉ का फायदा उठा सकता है, कोर्ट्स का फायदा उठा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हम लोगों को 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हमें दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है ये स्टेट ने बनाई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दी है हम लोगों को। अब इनमें है क्या सर, देखो होता क्या, देखो पहले ये इंपॉर्टेंट रख लो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लिख लो यहाँ पर अप टू 1 करोड़, यहाँ लिखो 1 to 10 करोड़, यहाँ लिखो अबव 10 करोड़। ये है अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो आपका है ना, अगर 1 करोड़ तक है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट के पास जाओगे, अगर 1 से 10 करोड़ के बीच है तो आप लोग स्टेट के पास जाओ, अगर आपको दिखता है कि हाँ भैया 10 करोड़ से ऊपर चला गया तो नेशनल लेवल पे चले जाओ, ठीक है। पहले ये चीज़ याद रख लो। अब होता क्या, देखो कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड था, कंज्यूमर के साथ हो गया फ्रॉड, ठीक है, कंज्यूमर के साथ गलत हो गया, कंज्यूमर बोलता है कि भाई मैं जाऊँगा कोर्ट में लेके, तो वो सबसे पहले जाएगा 10 करोड़ से नीचे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता क्या, वहाँ पर आपने कंप्लेंट फाइल की ना, अब हेयरिंग आपकी आई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं ना, उनको पता होता है कि यार इनकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि ये दोनों आपस में सॉल्व भी कर सकते हैं चीज़ें, इनके लिए इतनी लंबी डेट है, लंबा खींचने का फ़ायदा नहीं है, या पहली डेट पे या फिर एक या दूसरी या तीसरी डेट पे समझ आते हैं, इनको आप लोग मीडिएशन सेल पे भेजो। मीडिएशन सेल क्या होता है, वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शायद से 5th चैप्टर है, मैंने लिखा हुआ आगे, उधर बताया गया कि हाँ भाई वहां पर एक मीडिएटर बैठा होता है बीच में,
आप उसको सुनाओ, आपके बीच में ना वो करवा देगा प्रोविजंस लगा के सारा, और आपकी जो कंपनसेशन आपस में कर देगा। कोर्ट में ज़्यादा ना जजेस का टाइम ना वेस्ट हो, वो लोग बाकी और इंपॉर्टेंट जगहों पे चल जाए, तुम्हारा केस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे होता है, ठीक है। अगर कोई कंज्यूमर बोलता है नहीं भैया मीडिएशन नहीं करनी है, आप हमें फैसला दो एज ए जज, आप हमें फैसला दो, वो बोलते हैं ठीक है करो कार्रवाई शुरू वापस, तो वो कंप्लेंट की बात सुनते हैं। वो बोलता है ठीक है भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, कोई बात नहीं हम सुन रहे हैं आपकी बात। अगर अगर कोई गुड है और एक सर्विस है, गुड के ऊपर अगर कोई दिक्कत है ना, तो उनको अगर वो गुड देखते हैं, उनको नहीं समझ आता, तो ना उसका ना सैंपल लेते हैं, उसको सील करते हैं, आगे भेजते हैं लेबोरेटरी में। फिर वो लेबोरेटरी चेक करके बताते हैं कि हाँ भाई ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है या नहीं है, और वो उसको फाइन करती है। अगर सर्विस है तो कोड बोलता है भाई तुम अपना मेरे को कोई रिकॉर्डिंग वगैरह दे दो, और वो उसको बोलते हैं सेलर को कि तू भी अपना मेरे को रिकॉर्ड दे, जो जो तूने लिखा है इसने पढ़ा है नहीं पढ़ा मैं देखूंगा, उसके बाद में फैसला सुनाऊंगा। ऑलराइट। अगर कोई फैसला भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है, ऑलराइट, और उससे या सेलर या फिर बायर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं 45 दिन, वो ऑर्डर के 45 डेज के विदिन वो दरवाज़ा खटखटाएंगे स्टेट कमीशन का। फिर वो स्टेट कमीशन के पास जाते हैं, वहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी सेम कार्रवाई होगी। अगर वहाँ पर भी मीडिएशन नहीं होती, ठीक है, वो सुनते हैं और फैसला दे देते हैं अपना जिसी के भी, और तब भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, फिर उनके बाद 30 डेज होते हैं। 30 डेज में तुम लोग चल जाओ भाई नेशनल कमीशन के पास, फिर वो 30 दिन के बाद जाते हैं नेशनल कमीशन के पास चले जाते हैं। नेशनल कमीशन भी सेम प्रोसीजर देता है। अगर तब भी वो सेटिस्फाई नहीं है, लास्ट ऑप्शन 30 डेज के अंदर आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी बात सुनेगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो तुम लोग, सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हो जब तुम्हारा नेशनल कमीशन में तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हो, एंड विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है 30 डेज का, पहले वाले में इधर 45 डेज होता है, अगर आपने यहां से यहां जाना है तो 45 डेज, यहां से यहां जाना 30 डेज, और अगर आपने यहां से सुप्रीम कोर्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं मीडिएशन सेल को जो लिखा हुआ है, अगर यहां से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 30 डेज का टाइम है ऑर्डर के। अगर आपको ऑर्डर समझ लो 1 जनवरी का है, आपके पास टाइम है टिल 30 जनवरी, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास 30 डेज विद इन। ओके, यही लिखा गया है, एंड दिस इज योर 3% चांस। ये याद रखना 90% राइट्स है। 3 नंबर के क्वेश्चन में ये बन जाएगा आपका, या 6 नंबर के क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, चांसेस भी बड़े हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया, यही लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं एक बारी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो एंटरटेन करता है कंप्लेंट्स को, जहाँ 1 करोड़ की डीलिंग्स की बात की जाती है मैक्सिमम। पहली हियरिंग या लेटर स्टेजेस पे डायरेक्ट कमीशन को पता, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को पता चल जाता है कि ये लोग सेटलमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर वो सेटलमेंट कर सकते हैं, उन लोगों को बोलता है तुम मीडिएशन सेल में चले जाओ, वहाँ बात कर लो। मीडिएशन सेल के अंदर 5 दिनों के अंदर डिसाइड करना पड़ता है उनको, डेज कितने हैं, 5 दिन मीडिएशन सेल में। अगर उनसे नहीं होता, वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं आ जाओ भाई, कंप्लेंट को बोलते हैं आ जा भाई, तू कोर्ट में हेयरिंग ही करा लो। वो हेयरिंग होती है फिर, ठीक है। अगर मीडिएशन से नहीं, अगर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मीडिएशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोसीड्स विद द कंप्लेंट। अगर डिफेक्ट गुड्स के अंदर है और उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो लोग उसको और सैंपल लेंगे, सील करेंगे और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दे देंगे। अगर सर्विस है तो वो लोग उस जगह पे क्या करते हैं, एविडेंस बोलते हैं, एविडेंस दिखाओ, कोई नोटिस में लाओ, और सेलर को बोलते हैं तू भी दिखा दे भाई, जो जो तूने लिखा हुआ हम तेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है ऑर्डर से, वो स्टेट कमीशन पास जा सकते हैं, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 45 दिनों में स्टेट कमीशन पास जाना है। स्टेट वाले पास जाएंगे, वहां पर क्या बात करते, देखो स्टेट जो कमीशन है आपकी, वो हर एक स्टेट में होती है, और वो स्टेट की कैपिटल में स्टेट होती है, याद रखना स्टेट की कैपिटल में होगी वो। जैसे कि JNK में जम्मू में है, श्रीनगर में अलग है, क्योंकि वहां पर 2 कैपिटल्स हैं। ऑलराइट, MP है, MP कैपिटल जो होगी उस कैपिटल में होगा। गुजरात की जो कैपिटल है उस कैपिटल में है ये स्टेट कमीशन बैठती है। ओके, एंटरटेन कहाँ करती है वैल्यू, ये 1 से 10 करोड़ की भी जो कंप्लेन होगी, अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, वो नेशनल कमीशन पास जाए और 30 दिन के अंदर जाए, 30 डेज। उसके बाद नेशनल कमीशन, जो हर एक पूरी कंट्री में जुरिस्डिक्शन होता है, 10 करोड़ से ऊपर की बात की जाती है इधर। और अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाओगे विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। ओके, यहां तक समझ गए।
और लास्ट में इसका एक थोड़ा सा बताया रिलीफ के बारे में एंड मीडिएशन है। अब अगर कोई नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेटिस्फाई हो गए, कंज्यूमर ने कंप्लेंट सही की है, तो वो लोग बिजनेस को क्या करते हैं, हाँ ना, वो सेलर को क्या करते हैं, सबसे पहला रिलीफ क्या देते हैं वो लोग, वो बोलते हैं डिफेक्ट रिमूव कर भाई, या डेफिशिएंसी रिमूव करो। वो बोलता है ठीक है। फिर वो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर नए वाले से। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया ना, उसको रिप्लेस कर नया वाला प्रोडक्ट दे दे। अगर वो बोलते हैं नहीं, फिर वो बोलते हैं रिफंड कर दे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को। अगर प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी रिफंड कर, अगर कोई सर्विस पे डिफेक्ट है वो भी पैसा वापस दे उसको, तूने अच्छी सर्विस नहीं दी, पैसे दे दे वापस। वो बोलता है ठीक है। रीजनेबल अमाउंट फॉर कंपनसेशन, अगर कोई लॉस हो जाए, प्रोडक्ट लाइबिलिटी मैंने बताई थी आपको एक वर्ड, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कि अगर बंदे के लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, उस प्रोडक्ट के बदले उसको आप लाइबिलिटी दो, कंपनसेट करो भैया, कि तुम लोगों ने उसकी वजह से उस बंदे की जान चलेगी, उस बंदे को तकलीफ आई, उस बंदे का घर टूट गया, आग लग गई, पकड़ भाई। वो बोलता है ठीक है। प्यूनिटिव डैमेजेस दो, आई एम सो सॉरी, प्यूनिटिव डैमेजेस, ये क्या हो गया इसको, प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा केयरलेसनेसली तरीके से कोई काम करता है तो उसके बदले उसको पनिशमेंट दो। अच्छा, आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल एक शराबी है, वो एक जगह पे गाड़ी चला रहा है 100 किलोमीटर की स्पीड में, जहाँ पर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर बोली हुई है, और जिसकी वजह से उसकी किसी बंदे को मार देता है, डेथ हो जाती है, उस बंदे पे लीगल एक्शन लिया जाता है, तो प्यूनिटिव डैमेजेस का नुकसान भरो। उसके बाद डिसकंटिन्यू करो अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और प्रॉमिस करो फ्यूचर में नहीं होगा। वो बोलते हैं ठीक है सर। उसके साथ हजार्डियस गुड सेल्स के लिए मत दो, और उन गुड्स को आज जो सेल के लिए छोड़ो, उसको आप पहले जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसकी वही बंद कर दो, प्रोडक्शन बंद करो और उसको बेचना भी बंद कर दो। दीज आर द 8 रिलीफ्स। ओके, अब एनजीओस का क्या रोल है, एनजीओस का क्या रोल आता है इसके अंदर, कि एनजीओ जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, देखो एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रमोट करता है हमारा वेलफेयर ऑफ पीपल को। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये फ्री चलते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है एनजीओस के अंदर, ठीक है। अब ये करते क्या है, सबसे पहला काम ये एजुकेट करते हैं लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तुम ऑर्गेनाइज हो, तुम्हें नॉलेज हो। उसके साथ साथ ये पीरियोडिकल्स पब्लिश करते हैं उनको नॉलेज देने के लिए, बुक्स पब्लिश करते हैं, तुम ये पढ़ो, ऐसी केस स्टडी बताते हैं, ये ऐसा हुआ उधर, तुम पढ़ो देखो। उसके साथ साथ कॉम्परेटिव टेस्टिंग करते हैं। कंपैरेटिव टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, दो ब्रांड्स के समझ लो पकड़ लिया इन्होंने, जीन्स पकड़ ली, उन दोनों कंपेयर करेंगे कि हाँ भी किसकी क्वालिटी बेटर है, किसकी खराब है। जिसकी क्वालिटी बेटर होती है उसको पॉजिटिवली प्रमोट करते हैं, जिसकी क्वालिटी खराब थी उसको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं उसके खिलाफ, वो चीज़ें भी होती हैं। उसके साथ कंज्यूमर को एनकरेज करता है कि प्रोटेस्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिखती है तो तुम भाई कंप्लेन करो, बैठे मत रहो, ऐसे रो मत कि हाँ भाई मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, जाओ बाहर लड़ो अपने लिए। उसके साथ साथ लीगल असिस्टेंस देते हैं उन लोगों को, उनको फाइनेंशियल एड दे देंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको लीगल एडवाइस देंगे, ऐसे करो। और लास्टली कंप्लेंट फाइल करते हैं ये लोग। अगर कस्टमर बोलता है मेरा फेस नहीं आना चाहिए, वो बोलते हैं हम तेरे बिहाफ पे हम लड़ते हैं, तू हमें दे। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के अंदर पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में। ऑलराइट, क्योंकि पॉइंटर्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। एजुकेट करना, देखो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एनजीओ क्या करेगी, एजुकेट करेगी, पब्लिश करेगी सामान को, उनको पता चले, उनके खिलाफ उनके लिए लीगल असिस्टेंस देगी, उनको नॉलेज देगी चीज़ों के बारे में। उसके साथ साथ उनके बिहाफ पे केस भी लड़ सकती है। बस एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचो आप कि अगर कि मेरे को तकलीफ हो तो मेरे को कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। जोर डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई अपने से पॉइंट समझ आता आप लिख लो, बट उसका मीनिंग इसके साथ मैच होना चाहिए। ओके, अगर आपका मैच नहीं होगा ना फिर नहीं मज़ा आता। ये ज़रूरी नहीं एनसीईआरटी को एज एनसीईआरटी ही याद करना, बट आप लोग अपने तरफ से पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, बट ऐसा ऐड ऑन करो, ऐसा इसको रिफ्लेक्ट करो कि वो आपके आंसर से मैच हो रहा। दैट्स इट। एंड लास्ट में सेटिंग अप कंज्यूमर मीडिएशन सेल। देखो मैं आपको बता था ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 2009 में, देखो 19 वाले एक्ट में ये चीज़ आई थी। देखो ये बंदा बैठा हुआ है मीडिएटर, ये बैठा हुआ समझ लो बायर, ये बैठा हुआ सेलर। ये मीडिएशन सेल जो है ना, ये तीनों कमीशनों को दिया 2019 के एक्ट ने। चैप्टर 5 में लिखा मीडिएशन सेल के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कि भाई डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन तीनों के पास है, तुम वहाँ बैठ के मीडिएट कर लो, 5 दिन के अंदर अंदर मीडिएट कर लो। अगर तुम्हें लगता है हो सकता है तो कर लेंगे, नहीं होगा तो हम कोर्ट में केस ही चला लेंगे, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कर लो।
ओके, ये तीनों को जगह दिया हुआ है। यहाँ पर इसका फायदा क्या है मेडिटेशन से, तो देखो कि सबसे बड़ा फायदा इसका ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो इट इज एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म टू एंश्योर फास्टर एंड स्पीडी डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, कि हाँ भाई कोर्ट में केस लड़ोगे, एक जो 10 दिन में चीज़ सॉल्व होनी थी उसमें महीना लग सकता है, तो एक काम करो 5 दिन में सॉल्व कर लो यार खुद ही। अगर तुम्हारी बातें करके, हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई बातें शातें करके, ये मीडिएशन भी कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है कि हाँ भाई उसने कुछ बोला उसने कुछ बोला, ये मीडिएटर ऑफिसर होता है, ये बात करता है, बोलता है हाँ भाई तू 2 लाख मांग रहा है 1 लाख मांग रहा है, तो एक काम करो 1.5 लाख रुपीज़ दो इसको, चीज़ ख़त्म करो, यहाँ पर तुम अपनी कंप्लेंट उसका ख़त्म कर लो। वो उसको बता देगा कि हाँ भाई तू ये सब कुछ बंद कर दे, अगली बार तेरा ये आया तो हमको दिक्कत होगी, हम इसको आगे आवाज़ उठाएंगे। ऑल राइट, एंड दिस वॉज द कंप्लीशन ऑफ योर कॉमर्स के चीते बैच बिजनेस स्टडीज़, जिसके अंदर चैप्टर 1 to 11 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप ये जर्नी में आपको मज़ा आया होगा, आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये आप लोगों का इस बैच की लास्ट वीडियो थी, लेकिन इसके बाद हम एक रिवीजन बैच लेके आएंगे जब आप लोगों के फाइनल पेपर से विद जो है महीना पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 11 दिन में 11 चैप्टर कंप्लीट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ। मैं आपको A to Z शॉर्ट में बताऊंगा उसमें चीज़ें, उसमें मैं जितना जितना लेंथी पीपीटीज में बनाया ना आपकी, इन वाले जो पीडीएफ्स में आपको इतना लेंथ में बता रहा हूँ ना आपको, उसमें इतना लेंथ नहीं चलेगा, उसमें शॉर्ट में चीज़ें बताई जाएंगी आपको, सिर्फ पॉइंटर लिखे जाएंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। ऑलराइट, टिल देन अपना ध्यान रखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बैच में मिलेंगे। गुड बाय।